Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this IT Jam 2017 पेपर सॉल्यूशन सीरीज। आज हम लोग सेक्शन सी के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 44 को आइए रीड करते हैं। Send force on a conveyor belt at the rate of 1.5 kg per second. If the belt is moving with a constant speed of 7 meter per second, the power needed to keep the conveyor belt running is specify your answer in watts to 2 digits after the decimal point। बच्चों देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक कन्वेयर बेल्ट है जिसमें 1.5 kg पर सेकंड के रेट से बालू यानी सैंड गिर रहा है, ठीक है। और जो बेल्ट है वो मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, मतलब ये एक तरह से 7 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है और इस पर इस तरह से सैंड गिर रहा है 1.5 kg पर सेकंड के रेट से, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा और जो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होगा dv/dt दोस्तों वो भी कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसको रोक मतलब पावर नीडेड टू कीप द कन्वेयर, इसको मतलब बालू जो गिर रहा है इसके चलते ये ना रुके, ये मूव करता रहे, तो इसके लिए कितना पावर नीड होगा। देखिए यहाँ फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो नहीं है फ्रिक्शन ऐसा भी नहीं कहा है, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है। तो जो पावर होगा दोस्तों, एक तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन के चलते होगा और दूसरा जो मोशन हो रहा है 7 मीटर पर सेकंड के रेट से उसके चलते होगा। तो आइए देखते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है dm/dt, जिस रेट से सैंड गिर रहा है वो दिया है 1.5 kg पर सेकंड। वेलोसिटी दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड जो कांस्टेंट है, और अपने को पावर निकालना है। सबसे पहले हम लोग पावर निकालेंगे जो मोशन है उसके चलते। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पावर को हमने P1 मान लिया, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क dw/dt। यहाँ पे जो ये वर्क है ये इसके मोशन के काइनेटिक एनर्जी के चलते है, तो d/dt जो वर्क डन होगा यहाँ पे सारा मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पे तो हाफ mv² w के चलते वर्क डन के जगह, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। हाफ देखिए कांस्टेंट था m, हाफ को बाहर एक बार देखिए हाफ को हमने बाहर ले लिया। अब देखिए m और v में दोनों, एक बार m वेरिएबल होगा एक बार v² होगा, ठीक है। तो एक बार m को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे और एक बार v को। तो देखिए जब हम लोग v² को बाहर निकाल लिए और m को डिफ्रेंशिएट किया तो dm/dt प्लस हाफ m, और अब v² को कर रहे हैं, ठीक है, मतलब e.v लगा रहे हैं, एक बार m को एक बार v² को। तो हाफ इस बार m को बाहर रहने दिया और v² का 2v और dv/dt। दोस्तों चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt क्या होगा, जीरो होगा। और dm/dt दिया हुआ है 1.5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा टर्म जीरो हो गया क्योंकि dv/dt जीरो हो गया, बचा हाफ। यहाँ से देखिए हाफ बचा dm/dt और v²। तो हाफ dm/dt दिया है 1.5 और v² मतलब 7 का स्क्वायर यानी 49। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 36.7, और चूँकि पावर है SI यूनिट में कितना होगा, वाट। इसको मान लिया इक्वेशन 1। दोस्तों ये जो पावर है ये मोशन के चलता है। अब एक जो होगा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, उसके चलते भी पावर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन। आल्सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। दोस्तों जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मान लेते हैं डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और फोर्स कितना होता है फ्रिक्शन के चलते म्यू इंटू आर यानी कि नॉर्मल। तो नॉर्मल होता है वेट के बैलेंस, वेट उसको बैलेंस करता है, मतलब म्यू इंटू mg फोर्स हो गया और डी कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो डब्लू वर्क हो गया ये फ्रिक्शन के चलते म्यू mg डी। अब डी निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इनिशियली वेलोसिटी क्या था, जीरो है, तो d इक्वल टू एस बराबर 80 प्लस हाफ 80² तो चूँकि यू जीरो है तो 80 वाला टर्म जीरो हो गया, d बराबर हाफ 80² बचा। तो अब हमने को यहाँ से क्या निकालना है, t निकालना है। तो v बराबर u प्लस 80 होता है, u जीरो है तो v बराबर 80 बचा, तो यहाँ से t बराबर क्या बचा, v/a। तो v/ और a की जगह म्यू जी। कैसे लिखें देखिए, चूँकि F बराबर क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू mg होता है। फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर म्यू mg, और F बराबर ma लिख सकते हैं, ma बराबर म्यू mg। तो देखिए mm कटा, a बराबर क्या बचा, म्यू जी। तो a की जगह है म्यू जी, देख पा रहे हैं। तो t का निकल गया v/म्यू जी। तो यहाँ देखिए हाफ a और t² की जगह v/म्यू जी स्क्वायर, और a की जगह दोस्तों क्या होगा, म्यू जी होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं म्यू mg का म्यू mg
यहाँ से डी के जगह अब यहाँ से डी का वैल्यू रख रहे हैं हाफ का हाफ, और ए का देखिए यहाँ से ए देख सकते हैं कितना है म्यू जी है, और टी स्क्वायर की जगह देखिए यहाँ से वी बाई म्यू जी का स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप सारा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा? सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर बचेगा। हाफ एम वी स्क्वायर बचा तो पी टू यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्क डन निकल गया हाफ एम वी स्क्वायर, तो पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहाँ से देखिए 1/2 वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और ये एम का हो गया डी एम बाई डी टी। तो हाफ इंटू 1.5 इंटू 49, तो ये हो गया 36.7 वाट। इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो इसलिए टोटल पावर कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2 यानी 36.7 प्लस 36.7 यानी कि 73.4 वाट। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का है। A particle of mass small m is placed in a three-dimensional cubic box of side A. What is the degeneracy of its energy level with energy 14 h cut square pi a square by 2 m a square? Express your answer as an integer. दोस्तों यहाँ थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स का एनर्जी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डीजेनरेसी पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चूँकि बॉक्स क्यूबिक है, मतलब क्यूबिक है और साइड लेंथ ए है। क्यूबिक बॉक्स के लिए तीनों साइड सेम होता है और साइड लेंथ ए दे रखा है। तो 3D में जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है दोस्तों ये होता है NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? साइड लेंथ ऑफ द क्यूब बॉक्स। और जो एनर्जी दिया हुआ है अभी वो है E इक्वल टू 14 एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है दोस्तों, ये और इक्वेशन 2 है। अब जब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर के जगह पे क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया? NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर इक्वल टू 14। अब देखिए डिजेनरेसी किसको कहते हैं? डिजेनरेसी कहते हैं कि ये एक एनर्जी लेवल का एनर्जी है, एक फिक्स एनर्जी लेवल का एनर्जी है। ठीक है, अब अपने को बताना है कि NX NY और NZ का कितना पॉसिबल वैल्यू होगा जिसको यहाँ पे पुट करने से ये 14 आएगा। ठीक है, तो जितना पॉसिबल कम्बिनेशन होगा वही इस स्टेट के लिए क्या होगा दोस्तों? डिजेनरेसी होगा। ठीक है, डिजेनरेट स्टेट वैसा स्टेट होता है जिसमें एनर्जी का सम सेम होता है बट NX NY NZ का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, कम्बिनेशन अलग हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन फॉर द सेम वैल्यू दैट इज 14। ठीक है, तो NX NY NZ जो पोटेंशियल वेल में जो दोस्तों वैल्यू होता है इनका वो 1 से शुरू होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 से शुरू होता है, लेकिन इस केस में तीनों का वैल्यू पॉसिबल आप क्या ले सकते हैं? 1 2 3 कुछ भी आप ले सकते हैं 0 छोड़ के। आप देख सकते हैं कि हम क्या किए यहाँ पे NX का वैल्यू पहले 1 लिए तो बचा क्या क्या? 2 और 3, तो NY 2 लिए NZ 3 लिए। अब NX को 1 ही रहने दिए और ये 2 3 को इंटरचेंज कर दिए, तो अब NY 3 कर दिए NZ 2 कर दिए। फिर उसी तरह NX का वैल्यू दो, एक बार 2 2 रखे कांस्टेंट और एक बार 3 3 रखे। जब 2 रखे तो बचा 3 1, तो 3 1 और फिर इंटरचेंज 1 3। जब 3 रखे NX का वैल्यू तो एक बार 1 2 और एक बार 2 1। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्यों ऐसा, यही 3 वैल्यू है जिस पे 14 आएगा। क्योंकि देखिए आप कोई भी एक कम्बिनेशन ले लीजिए, NX स्क्वायर मतलब 4, NY स्क्वायर मतलब 9 और NZ स्क्वायर मतलब 1। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 1 कितना हो गया दोस्तों? 5 5 और यहाँ से 9 14। आप कोई भी कम्बिनेशन का तीनों का NX NY NZ का स्क्वायर करके जोड़िए आपको 14 आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ 6 केस में देखिए कम्बिनेशन अलग अलग है। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 3 2 है, 2 3 1 है, 2 1 3 है, 3 1 2 एंड 3 2 1। तो कम्बिनेशन क्या है दोस्तों? डिफरेंट है। तो ये 6 ऐसा कम्बिनेशन है जिस पे एनर्जी NX स्क्वायर NY स्क्वायर NZ स्क्वायर 14 आ रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन 6 है। तो डिजेनरेसी स्टेट का कितना है दोस्तों? 6 है। और आप अदर कोई भी वैल्यू लीजिए तो आपको ये 14 जोड़ के स्क्वायर करके नहीं आने वाला है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन को आप अंत तक देखने के लिए। और आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो इसका आंसर 6 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से।
द वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस इज 20 पाई प्लस 750 आयोटा पर मीटर। ठीक है, वेव नंबर दिया है। इन साइड द मेटल वेयर आयोटा इज √-1, वी ऑल नो। द स्किन डेप्थ ऑफ द वेव इन द मेटल इज, दोस्तों अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, स्किन डेप्थ। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्किन डेप्थ क्या होता है। स्किन डेप्थ वो डिस्टेंस होता है सरफेस से जहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो 1/e टाइम से डिक्रीज कर जाता है। तो वेव नंबर जो होता है इन रियल में, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये अलग अलग के है, ये रियल पार्ट का क्या है, इमेजिनरी पार्ट का क्या है। वेव नंबर इज सॉल्यूशन जब करते हैं हम लोग तो कुछ इस तरह से आता है। वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम का सॉल्यूशन में वेव नंबर के बार आता है इस तरह से, k+i के। और अभी जो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कितना दिया है, 25 प्लस 750 आई पर मीटर, इक्वेशन 1 ये गिवन है। स्किन डेप्थ जो होता है दैट इज डी इज नथिंग बट 1 इमेजिनरी पार्ट, है ना, रियल पार्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट, 1/इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, देखिए के है, और इस गिवन है उसमें आयोटा के साथ क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, 750, और यही वो कोफिशिएंट है जो आयोटा के साथ होता है। तो स्किन डेप्थ इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू 1/कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। ठीक है, तो 1/कोफिशिएंट ऑफ आयोटा कितना है, 750, और चूंकि मीटर में है, ऐसा यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये पर मीटर है, नीचे ऊपर गया तो मीटर, हमने उसको मिलीमीटर में चेंज किया क्योंकि आंसर मिलीमीटर में चाहिए था, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया मिलीमीटर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1000 को 750 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, 1.33, और हमने यूनिट किस में चेंज कर लिया, मिलीमीटर में। तो स्किन डेप्थ कितना हो गया, 1.33 मिलीमीटर। मतलब इतना डिस्टेंस पेंट्रेट करने के बाद सरफेस से जो वेव का एम्पलीट्यूड है दोस्तों वो 1/e टाइम से डिक्रीज कर जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। कंसिडर ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर्स ऑफ 600 Kelvin and 400 Kelvin. The engine performs 1000 joule of work per cycle. The heat in joules extracted per cycle from the high temperature reservoir is. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए T1 दिया हुआ है, जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मोर होता है, वो किसका होता है, सोर्स का होता है, 600 Kelvin लेट T1। T2 सिंक का टेम्परेचर एज्यूम किया हम लोग, दैट इज लोअर टेम्परेचर 400 Kelvin। वर्क डन दिया हुआ है 1000 जूल पर साइकिल, और अपने को हीट एक्सट्रैक्टेड निकालना है फ्रॉम द सोर्स। तो दोस्तों जो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन होता है, ईटा इक्वल टू होता है 1 - T2/T1, और इज इक्वल टू कि कितना हमें वर्क, मशीन हमारा कितना काम किया, कितना आउटपुट मिला, और हमने कितना इनपुट हीट दिया। तो आउटपुट बाय इनपुट को ही बेसिकली इफिशियंसी कहते हैं। तो 1 - T2/T1 इज इक्वल, मस्ट भी इक्वल टू W/Q भी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे, 1 - T2/T1 इक्वल टू W/Q। आप यहाँ से देख सकते हैं T2 दिया है, T1 दिया है, W दिया है, और Q निकालना है। तो 1 - T2 400, T1 600 इज इक्वल टू W 1000/Q। 0000 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 2, 2 3 जा 3, ये भी कट गया, तो 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1000/Q। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1000/Q। तो Q कितना आ गया, 3000 जूल। आंसर का जो रेंज था दोस्तों 2995 से लेकर 3005 तक के बीच में था। तो घबराने की कोई बात नहीं है, 3000 जूल इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग इसको डिफरेंट अप्रोच से बनाते हैं, कुछ बुक्स में गलत इधर उधर सॉल्यूशन दिए रहते हैं, तो उससे आप वरी ना हो, आप रेंज को मिलाएं, रेंज में हमारा आंसर है तो ये एक्सेप्टेबल है। अदर मेथड से कोई बनाता है, कुछ थोड़ा आंसर अगर इधर उधर आता है, 3002 आता है, 4 आता है, 2996 आता है, वो सब करेक्ट है, रेंज इसलिए दिया हुआ रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। Unpolarized light of intensity I0 passes through a polarizer P1. The light coming out of the polarizer falls on a quarter wave plate with its optical axis at 45 degree.
with respect to the polarization axis of P1 and then passes through another polarizer P2 with its polarization axis perpendicular to that of P1. The intensity of the light coming out of P2 is I. The ratio I naught by I is. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पोलराइजेशन का। देखिए कह रहा है कि एक पोलराइजर है P1, हमने मान लिया उसका पास एक्सिस कुछ इस तरह से है, और कह रहा है कि इस पे एक अनपोलराइज लाइट जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है उसको फॉल कराया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ से वो निकल रहा है तो हमने अपने से एज्यूम कर लिया कि जो इंटेंसिटी है वो I1 है जब पोलराइजेशन P1 से लाइट निकल रहा है। अब ये I1 इंटेंसिटी का लाइट हम मान लेते हैं कहाँ पे ये गिर रहा है, जो P1 है उसके पास एक्सिस के कंपेरिजन में दोस्तों 45 डिग्री के एंगल पे पास एक्सिस एक है क्वार्टर वेव प्लेट है जो 45 डिग्री पे जिसका पास एक्सिस है, ठीक है। एक क्वार्टर वेव प्लेट है जिसका पास एक्सिस ये वाला है, ठीक है। ये पास एक्सिस है क्वार्टर वेव प्लेट का जो P1 यानी फर्स्ट पोलराइजर का पास एक्सिस से 45 डिग्री पे है। देखिए हमने एंगल दिखा दिया, ये 45 डिग्री पे है। अब यहाँ से लाइट निकल रहा है तो उसका इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा, हमने मान लिया I2 मान लिया, ठीक है। और अब फिर से करा है अगेन एक पोलराइजर है जो परपेंडिकुलर है जिसका पास एक्सिस P1 के रेस्पेक्ट में। तो ये अगर P1 का पास एक्सिस इस तरह वाई एक्सिस में है, वर्टिकल में है, तो उसके परपेंडिकुलर पास एक्सिस होगा P2 का, यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा, कुछ इस तरह से पास एक्सिस है। लेकिन अगर आप इस क्वार्टर वेव प्लेट का पास एक्सिस इधर था इस डायरेक्शन में तो क्वार्टर वेव प्लेट का, और इस P2 का इधर है, तो फिर चूंकि ये एंगल 45 था दोस्तों, तो यहाँ से ये एंगल भी कितना होगा 45, यानी ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। यानी क्वार्टर वेव प्लेट के पास एक्सिस और P2 के पास एक्सिस में कितना का फेज डिफरेंस है 45 डिग्री का है। तो यहाँ से I2 लाइट इस P2 से टकराएगा, मतलब P2 से पास होगा, और फाइनली जो निकलेगा जो लाइट उसका इंटेंसिटी को क्वेश्चन में I बोला है, ठीक है। अब अपने को I बाय आई नॉट सॉरी आई नॉट बाई आई या फिर आई थिंक I बाय आई नॉट का रेशियो निकालना है, तो एक एक करके आइए इसको सॉल्व करते हैं। अपने को I नॉट बाई आई का रेशियो बताना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये चूंकि अनपोलराइज लाइट है दोस्तों, तो जब भी अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास होता है तो उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, क्योंकि 50% एक्स एक्सिस का लॉन्ग 50% वाई एक्सिस का लॉन्ग। तो ये I1 का वैल्यू कितना हो गया, जब ये लाइट पास होगा P1 से फर्स्ट पोलराइजर से, तो अनपोलराइज लाइट है, इंटेंसिटी I नॉट है, तो हाफ हो जाएगा इंटेंसिटी, मतलब I1 का वैल्यू हो गया I नॉट बाई 2। अब ये I1 इंटेंसिटी मतलब I नॉट बाई 2 इंटेंसिटी का लाइट इस क्वार्टर वेव प्लेट से पास होगा, तो उसका I2 हो जाएगा, और I2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों आपको बताते चले। क्वार्टर वेव प्लेट और जो हाफ वेव प्लेट होते हैं, ये जो कंपोनेंट होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपोनेंट, इनका काम है सिर्फ फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना बिटवीन एक्स्ट्रा एंड ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ये उनके इंटेंसिटी में कोई भी बदलाव नहीं लाते हैं, उनका इंटेंसिटी को ये चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी I नॉट बाई 2 ही होगा क्वार्टर वेव प्लेट से पास होने के बाद, इंटेंसिटी को सिर्फ पोलराइजर चेंज करते हैं। तो I2 का वैल्यू भी I1 के बराबर होगा, यानी I नॉट बाई 2 के बराबर हो गया। अब ये I2 इंटेंसिटी का लाइट किससे पास हो रहा है, इस P2 से, जिसका पास एक्सिस कितना पे है दोस्तों 45 पे है। तो मेलस लॉ होता है कि अगर कोई पोलराइजर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है उसका पास एक्सिस ठीक अपने एडजेसेंट ऑप्टिकल कंपोनेंट के पास एक्सिस से, तो जो इंटेंसिटी निकलने के बाद होगा वो होगा I इज इक्वल टू जितना इंटेंसिटी आ रहा है, अभी कितना आ रहा है I2 आ रहा है, तो I2 और कॉस स्क्वायर और जितना एंगल है दोनों का पास एक्सिस, तो देखिए थीटा है, तो ये 45 है, तो ये अभी हो जाएगा 45 कॉस स्क्वायर 45। तो इसको मेलस लॉ कहते हैं, ये इसको अपन यूज करते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा मेलस लॉ है, जहाँ पे I नॉट है कि कितना इंटेंसिटी का लाइट गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड पोलराइजर पे कितना इंटेंसिटी का लाइट गिर रहा है I2 का, और मिल कितना रहा है फाइनली I मिल रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 45, I2 कितना है दोस्तों I नॉट बाई 2 है, और कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, I नॉट बाई 2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 यानी I नॉट बाई 4। अब यहाँ से I नॉट बाई आई का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, मतलब जो इनिशियल इंटेंसिटी था I नॉट अनपोलराइज लाइट का, और जो फाइनली P2 से निकलने के बाद लाइट का इंटेंसिटी है दोस्तों, दोनों का रेशियो कितना है 4 है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का।
एन एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म कोटिंग ऑफ थिकनेस, सॉरी वेव ऑप्टिक्स का, एन एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म कोटिंग ऑफ थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर is to be deposited on a glass plate for normal incidence of light of wavelength 0.5 micrometer. What should be the refractive index of the film? दोस्तों ये एंटी रिफ्लेक्शन या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में ये फार्मूला होता है एक, मैं आपको बता दूं कि ये ग्लास है दोस्तों, इसमें एक कोटिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये कोटिंग है फिल्म का, इसका थिकनेस जो है चौड़ाई है 0.1 माइक्रोमीटर, टी से हमने उसको इंडिकेट किया है। और इनिशियल मतलब जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उसको हमने 1 मान लिया, और जो फिल्म है सेकंड मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लिया, यहाँ पे उसको म्यू एफ माना है n2 को ही, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म उसको निकालना है, ठीक है। और जो वेवलेंथ दिया है, जो लाइट नॉर्मल इंसिडेंस का केस है और एंटी रिफ्लेक्शन है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को निकालना है फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो दोस्तों नॉन रिफ्लेक्टिंग में जो मिनिमम थिकनेस का केस होता है, मिनिमा का केस जो होता है दोस्तों, चूँकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो टी मिनिमम जो होता है λ/4 म्यू एफ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से, सॉरी इसको मिटा दीजिए, इसको मतलब नहीं है, ये फार्मूला है। तो यहाँ से आप देखिए म्यू एफ निकालेंगे, जिसको हमने n2 माना है सेकेंड मीडियम यानी फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये कितना हो जाएगा λ/4 टी, और लैम्डा कितना है 0.5 माइक्रोमीटर, और 4 का 4 और टी कितना है 0.1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कैंसिल हो गया, 0.5/0.4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1.25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 1.25। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस कर्व फॉर ए डबल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज शोन इन द फिगर बिलो। If the width of each slit is 0.7 micrometer, what is the separation between the two slits in micrometers? दोस्तों जो स्लिट विथ है, जो स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, वो 0.7 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। इंडिविजुअली हर एक स्लिट का विथ दिया हुआ है 0.7 माइक्रोमीटर। दो स्लिट के बीच का अपने को सेपरेशन निकालना है, लेकिन हाँ इसके लिए हमने को एक क्लू दे रखा है, ग्राफ दिया है इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं फर्स्ट डिफ्रैक्शन रेंज, ये फर्स्ट डिफ्रैक्शन जोन है, यानी कि डिफ्रैक्शन और इक्वल टू 1 है दोस्तों। फर्स्ट डिफ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 और फिफ्थ मिनिमा जो है दोस्तों मिसिंग है। इंटरफेरेंस का जो फिफ्थ मैक्सिमा है वो मिसिंग है, यानी n इक्वल टू 5 जो है मिसिंग है। n क्या है दोस्तों, इंटरफेरेंस ऑर्डर है, और m क्या है दोस्तों, डिफ्रैक्शन ऑर्डर है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिफ्रैक्शन के अंदर ये फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये सेकेंड डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड, थर्ड, फोर, और ये यहाँ पे फिफ्थ होना चाहिए था, जो क्या है मिसिंग है। आप अच्छा से क्वेश्चन में देख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट डिफ्रैक्शन के अंदर फिफ्थ इंटरफेरेंस मैक्सिमा, ये देखिए हम फिर से एक बार आपको दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट डिफ्रैक्शन के अंदर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ मैक्सिमा क्या है दोस्तों, मिसिंग है। यानी कि m का वैल्यू हो गया 1 और n का वैल्यू हो गया 5। अब जो ऑब्सेंट ऑर्डर का कंसेप्ट है दोस्तों, उससे एक फार्मूला आता है m n b और d में, जहाँ पे आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ। यस, द कंडीशन फॉर ऑब्सेंट ऑर्डर इज d/b इक्वल टू n/m, जहाँ पे d क्या है दोस्तों, स्लिट के बीच का सेपरेशन है, दो स्लिट के बीच का, और b क्या है, किसी एक स्लिट का विथ है, n क्या है दोस्तों, इंटरफेरेंस ऑर्डर है मैक्सिमा का, और m क्या है, डिफ्रैक्शन ऑर्डर है। व्हेन फॉर m इज इक्वल टू 1 फिफ्थ इंटरफेरेंस मैक्सिमा इज एब्सेंट, यानी कि n इक्वल टू 5 m इज इक्वल टू 1, तो d/b इज इक्वल टू कितना हो गया, n/m मतलब 5/1। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों d का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 5b आया। तो ये 5 और b कितना है, 0.7 माइक्रोमीटर, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.50 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से दो स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना हो गया, 3.5 माइक्रोमीटर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन के ही है, लेकिन ये 51 से 60 के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन which is function of r theta phi is equal to r square cos theta over the region r greater than equal to 0 less than equal to 2 theta 0 से pi by 3 and phi 0 से 2 pi each. Specify your answer to 2 digits after the decimal points. दोस्तों ये जो फंक्शन दिया हुआ है आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है और ये आर थीटा फाई का रेंज दिया हुआ है, ठीक है, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो आइए देखते हैं इसका फटाफट सॉल्यूशन। गिवन है फंक्शन हमारा आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये आर का लिमिट है थीटा का और फाई का। हम आई से डिनोट कर लेते हैं इस पूरा इंटीग्रल को जो निकालना है। आई इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल फंक्शन एफ ऑफ आर थीटा फाई और डी टाउ। दोस्तों डी टाउ क्या है, एलिमेंट्री वॉल्यूम है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब 3 अलग अलग डिफरेंट सेपरेट वॉल्यूम होगा दोस्तों, और फंक्शन दिया हुआ है आर स्क्वायर कॉस थीटा और डी टाउ यानी कि स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये डी टाउ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। अब देखिए आर वाला को एक साथ, थीटा वाला को एक साथ और फाई वाला को एक साथ, तीनों इंटीग्रल को सेपरेट कर लेंगे विद देयर लिमिट। आर का पावर देखिए आर स्क्वायर आर का पावर 4 डी आर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा 0 से पाई बाई 3 इंटू डी थीटा, और ये 0 से 2 पाई डी फाई। हमने थीटा आर और फाई तीनों को अलग अलग वेरिएबल सेपरेट कर लिया। आर का लिमिट है 0 से 2, थीटा का है 0 से पाई बाई 3, फाई का है 0 से 2 पाई, उस लिमिट को भी हमने पुट कर दिया। अब एक एक करके इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू रखते जाएंगे। देखिए आर का पावर 4 का हो जाएगा आर का पावर 5/5 और लिमिट है 0 से 2। यहाँ देखिए इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन करने के लिए 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो गया, और ये डी फाई का हो गया दोस्तों फाई, और लिमिट है 0 से 2 पाई, तो ये 2 पाई माइनस 0 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/5 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, और आर का पावर 5 में लिमिट रखेंगे एक बार, 2 का पावर 5 माइनस 0 का पावर 5, ये 1/2, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा हो गया, और यहाँ से ये 2 पाई आ गया। आगे आप देख सकते हैं ये 5 नीचे है, यहाँ से ये 2 आ गया, और ये 2 का पावर 5 और ये 2 पाई, ठीक है। देखिए 2 से यहाँ एक 2 कैंसिल भी हो गया, ठीक है, और ये साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, लिमिट है 0 से पाई बाई 3। आगे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से बचा माइनस, यहाँ से बचा 2 का पावर 5, यहाँ से बचा पाई, नीचे बचा 5 और नीचे और एक 2 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब cos 2 थीटा 0 से पाई बाई 3, तो लिमिट रखेंगे तो cos 2 पाई बाई 3 माइनस cos 0। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 2 से ये एक 2 कट गया तो 2 का पावर 4, तो माइनस 2 का पावर 4 पाई बाई 5, cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है -1/2, और ये माइनस cos 0 का वैल्यू है 1। ये देखिए यहाँ से ये -3/2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, ये माइनस ऑलरेडी बाहर में था, ये 3/2 आ गया इस ब्रैकेट वाला टर्म, और 2 का पावर 4 इंटू पाई बाई 5। आप देख सकते हैं यहाँ से एक 2 और ये 2 का पावर 4 में एक 2 कटेगा, ये 2 और यहाँ एक पावर 2 का कटेगा, तो 2 का पावर 3 बचेगा जो 8 हो जाएगा, और ये पाई 3 और नीचे में 5, तो 8 दिया 20, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे अगर ये 3 इंटू 8 इंटू पाई बाई 5 इस पूरा फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15.07। तो इस तरह से जो वॉल्यूम इंटीग्रल का वैल्यू है आफ्टर 2 डिजिट, ये आंसर है 15.07 जो हमारे रेंज में मैच कर रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। A sphere of radius capital R has a uniform charge density rho. A sphere of smaller radius capital R by 2 is cut out from the original sphere as shown in the figure below. The center of the cutout sphere lies at z equal to R by 2. After the smaller sphere has been cut out, the magnitude of the electric field at z equal to minus R by 2 is rho R by n epsilon naught. The value of the integer n is। दोस्तों इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है क्या करना है।
देखिए आपको एक सॉलिड स्फीयर ये पूरा दिख रहा है जिसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, और इस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितना है दोस्तों, रो है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, हम चलिए मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला एक्सिस हमारा जेड एक्सिस है, तो कह रहा है कि एट जेड इक्वल टू प्लस आर बाई टू, मतलब यहाँ से प्लस आर बाई टू इधर ऊपर इसको ओरिजिन मान लेते हैं सेंटर को, तो यहाँ से प्लस आर बाई टू डिस्टेंस पे एक आर बाई टू रेडियस का ही एक स्फेयर को कट किया जा रहा है। ठीक है। और बोल रहा है कि जब इसको कट आउट कर लेते हैं तो जो रिजल्टेंट स्फेयर बचा है, इसको हटाने के बाद जो पोर्शन बचा है स्फेयर का, उसके चलते एट जेड इक्वल टू माइनस आर बाई टू डिस्टेंस पे, मतलब ओरिजिन से अब नीचे इधर आना पड़ेगा माइनस आर बाई टू, तो एट जेड इक्वल टू माइनस आर बाई टू डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लीजिए आप, और उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रो कैपिटल आर बाई एन एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको बताना है कि इस एन का वैल्यू कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कट आउट करने के बाद, तो भैया हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे, इस जेड इक्वल टू माइनस आर बाई टू डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उस पर इनिशियली जो पूरा स्फेयर है उसके चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और उसके बाद इस छोटा सा स्फेयर के चलते भी यहाँ पे निकाल लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब बड़ा वाला के चलते निकाल लेंगे और माइनस छोटा वाला का सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें। इस बड़ा वाला स्फेयर के चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर इस छोटा वाला के चलते इस पॉइंट पे निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब बड़ा का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस छोटा का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो घटाने के बाद जो बचेगा दोस्तों वो क्या बचेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन। और इसके लिए आपको दो फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड एंड आउटसाइड का आपको फार्मूला पहले सबसे पहले मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर विथ वॉल्यूम डेंसिटी रो का इनसाइड और आउटसाइड आपको देखिए बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होता है दोस्तों होता है रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे स्मॉल आर क्या है कि आप कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस है। ठीक है। और आउटसाइड होता है रो आर क्यू बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर उसका रेडियस होता है दोस्तों, और स्मॉल आर होता है कि आप आउटसाइड सेंटर से कितना डिस्टेंस पे जा रहे हैं। ठीक है। ये सेंटर से डिस्टेंस होता है स्मॉल आर। तो अब आइए फटाफट इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और निकालेंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट पी है जो जेड एक्सिस पे माइनस आर बाई टू डिस्टेंस पे, वहाँ पे अपने को निकालना है। तो इस पूरा सॉलिड स्फेयर के चलते निकाल लेंगे और छोटा वाला का सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। तो इस पूरा सॉलिड स्फेयर के अंदर है ये पॉइंट, बोलो यस और नो। जब इस पूरा सॉलिड स्फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दोस्तों इस पॉइंट पे, तो ये इनसाइड पॉइंट होगा कि आउटसाइड, इनसाइड होगा क्योंकि उसके अंदर है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, और दोस्तों आर मतलब सेंटर से उसका दूरी। तो ये यदि सेंटर है तो इससे ये पॉइंट कितना दूर पे है बड़ा स्फेयर का, आर बाई टू डिस्टेंस पे है, तो स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर बाई टू। तो ये पहला वाला का तो बहुत आसानी से, और मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोस्तों देखिए बड़ा वाला का इनसाइड है, तो रो और स्मॉल आर के जगह कितना डिस्टेंस पे पॉइंट है आर बाई टू पे, और ये नीचे थ्री एप्सिलॉन नॉट। उस पर अब माइनस करना है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस छोटा सा जो कट कर रहे हैं आर बाई टू रेडियस का स्फेयर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अब देखते हैं कि वो पॉइंट उसके इनसाइड लाइज कर रहा है या फिर आउटसाइड। ये देखिए आप छोटा सा स्फेयर जो है दोस्तों आर बाई टू रेडियस का, उसके आउटसाइड में ये पॉइंट है, बोलो है कि नहीं, क्योंकि ये छोटा सा स्फेयर तक तो यहीं तक है, और जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट उसके बाहर में देखिए यहाँ पे है। बड़ा वाला स्फेयर के अंदर है ये पॉइंट, लेकिन इस छोटा वाला स्फेयर के बाहर है ये पॉइंट, समझ पा रहे हैं। तो आउटसाइड का फॉर्मूला इसके लिए यूज करना पड़ेगा। तो आउटसाइड का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है दोस्तों, सॉलिड स्फेयर का आप देख सकते हैं रो आर क्यू बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल आर क्या है, रेडियस है। तो इस छोटा सा स्फेयर का रेडियस कितना है दोस्तों, आर बाई टू है, तो कैपिटल आर के जगह क्या हो जाएगा, आर बाई टू का होल क्यूब, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ओके। यहाँ पे कैपिटल आर की जगह आर बाई टू का होल क्यूब हो जाएगा, और स्मॉल आर क्या है कि आप सेंटर से उसका कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो छोटा स्फेयर है उसका सेंटर यहाँ पे है, और उसका सेंटर से ओरिजिन ये आर बाई टू पे है, और ओरिजिन से ये पॉइंट फिर आर बाई टू पे है। तो छोटा स्फेयर का सेंटर से ये पॉइंट टोटल कितना डिस्टेंस पे है, देखिए हमने आपको दिखाया है आर डिस्टेंस पे है। तो स्मॉल आर के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए देखते हैं इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं फटाफट और कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, देख सकते हैं आप रो और रेडियस आर बाई टू का होल क्यू हो गया, थ्री एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे पॉइंट है छोटा का, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऊपर में रो का रो हो गया, और आर क्यू रो आर क्यू बाई, और ये
यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का क्यू नीचे आएगा दोस्तों, 8, 8 3 जा 24 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से यहाँ एक आर क्यू कट जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ एक आर बचेगा, ठीक है। ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट तो रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ से रो आर और ये 2 नीचे आएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और ये कट करेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो आर बचेगा ऊपर में, तो आ गया रो आर बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे दोस्तों, तो 1 माइनस 1 बाई 4 बचेगा। इसको आप एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 यानी 3 बाई 4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 3 से 2 कट जाएगा, तो नीचे में बचेगा 4 2 जा 8, यानी कि रो आर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना बचेगा दोस्तों, रो आर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, रो आर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और जो गिवन था वो कितना था, ई इक्वल टू रो आर बाई एन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इस दोनों इक्वेशन को दोस्तों, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट एन के जगह पे कितना है, 8 है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों कितना होगा, 8 होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। in polar coordinate in planar polar coordinates, an object's position at time t is given as r theta is equal to e का पावर t, ये मीटर है, और रूट अंडर 8 इंटू टी रेडियन है, ठीक है। ये आर का वैल्यू दिया है इतना, e का पावर t इंटू ये मीटर यूनिट है, और ये रूट टी का वैल्यू दिया है, रूट थीटा का वैल्यू दिया है रूट अंडर 8 टी रेडियन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब आर और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। अब पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टी इक्वल टू 0 टू द नियरेस्ट इंटीजर। अपने को क्या बताना है दोस्तों, टाइम एक्सीलरेशन बताना है एट टी इक्वल टू 0। तो प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक रेडियल कंपोनेंट और दूसरा थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, गिवन क्या है हमारा, आर और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, ई का पावर टी, और थीटा दिया हुआ है रूट अंडर 8 टी, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालना है एट टी इक्वल टू 0। तो हमको एक्सीलरेशन का दोनों कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ए आर और ए थीटा कंपोनेंट, और दोनों से फिर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो दोस्तों ए आर का वैल्यू होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और ए थीटा का वैल्यू होता है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। ये इक्वेशन 1 एंड 2। अब इस पर हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो आर और थीटा दिया है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टी के रेस्पेक्ट में, एक बार तो आर डॉट मिल जाएगा, डबल बार करेंगे तो आर डबल डॉट। उसी तरह थीटा को अगर दो बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट बार में थीटा डॉट, सेकंड बार में थीटा डबल डॉट। देखिए आर इक्वल टू ई का पावर टी है, तो आर डॉट ई का पावर टी ही होगा, और आर डबल डॉट भी ई का पावर टी ही होगा। अगर थीटा इक्वल टू रूट अंडर 8 टी है, तो थीटा डॉट रूट 8 हो जाएगा, क्योंकि टी का 1 हो जाएगा, और सेकेंड बार जब करेंगे तो रूट 8 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन वैल्यू को अपने को इक्वेशन 1 और 2 में रख के क्या करेंगे, ए आर और ए थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए आर इक्वल टू आर डबल डॉट के जगह कितना है, ई का पावर टी, माइनस आर के जगह ई का पावर टी, और थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट कितना है दोस्तों, रूट 8 है, तो रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ई का पावर टी और माइनस 8 ई का पावर टी, तो यहाँ से ई का पावर टी कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 1 माइनस 8 हो गया। एट टी इक्वल टू 0, आप देखिए एट टी इक्वल टू 0 कितना हो गया दोस्तों, ई का पावर टी 1 माइनस 8, तो एट टी इक्वल टू 0 ये ए आर का वैल्यू कितना होगा, तो टी का वैल्यू 0 रखिए, तो ई का पावर 0 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 8 मतलब ये माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, माइनस 7 आ गया। अब अल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर आप ए थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ये कितना है, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर कितना है दोस्तों, ए का पावर टी है, थीटा डबल डॉट 0 है, प्लस 2 आर डॉट है, ए का पावर टी, और थीटा डॉट है रूट अंडर 8। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म पूरा 0 हो गया, और ये सेकंड टर्म 2 ए का पावर टी रूट 8 बचा। एट टी इक्वल टू 0, अब हमको टी इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू 0, ए थीटा का वैल्यू 2 ए का पावर 0 रूट 8, ए का पावर 0 1 हो गया, तो बचा 2 रूट 8। अब ए आर और ए थीटा दोनों एक दूसरे के दोस्तों परपेंडिकुलर होता है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा,
ए नेट जो नेट एक्सेलरेशन होगा रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट -7 का स्क्वायर प्लस 2√8 का स्क्वायर। दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे, दैट इज 49 प्लस 32 दैट इज अंडर रूट 81 दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।